हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कुछ टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, और क्यों नहीं आ रही थी वो भी आप लोगों को पता ही है। शॉर्ट वीडियो से मैंने आप लोगों को बता दिया था, लेकिन पूरी वीडियो आप लोगों को नहीं दिखा पाई, बता पाई कि क्या हुआ क्या ना हुआ हमारे घर में, ऐसा क्या हो गया है। और आज आप सभी को ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे बाबूराम भाई जी, मेरे हस्बैंड जी, 5 भाई हैं और हमारी माता जी के 5 पुत्र हैं। तो मेरे हस्बैंड जी के 5 भाइयों में से एक भाई अब हमारे बीच में नहीं रहे। जो मेरे हस्बैंड से बड़े वाले थे वो बाबूराम भाई जी, जिनकी वीडियो मैं आप लोगों को बीच बीच में शेयर करती रहती थी, वो देहरादून में सेटल थे, वहीं पे ही रहते थे, उनकी फैमिली भी वहीं पे रहती है और वहाँ की भी वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो फ्रेंड्स, वो कुछ टाइम पहले ही अभी घर में आए थे और बीच बीच में आते भी रहते थे, फैमिली भी आती रहती है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। जब भी वो आते हैं आप लोगों को उनकी वीडियो दिखाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस बार भी वो घर में आए थे और सर्दियां काटने के लिए घर में आए थे। आजकल आप लोगों को पता ही था कि हमारे यहाँ पे शादियों का सीजन, त्योहारों का सीजन सब एक साथ ही, एप्पल सीजन सब एक साथ ही चला है। और हमारे बाबूराम भाई जी थोड़े चंचल मन के हैं और एक्साइटेड भी रहते थे कि मुझे शादियों में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, सबसे मिलने के लिए इतने उत्सुक रहते थे कि क्या बताऊं मैं आप लोगों को। तो वो काफी टाइम से बीमार भी थे, उनके दो दो सिजेरियन हो चुके थे। एक सिजेरियन तो बल्कि 1 महीना पहले ही हुआ था उनका, जब वो यहाँ पे घर में आए थे। तो फ्रेंड्स, वही आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि हमारे बाबूराम भाई जी के साथ ऐसा क्या हुआ जब वो देहरादून से यहाँ सांगला में आए, और उसके बाद उनके जाने के बाद हमारे इस कल्चर में, किन्नौर के कल्चर में क्या क्या होता है, वो भी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे इस वीडियो में समझेंगे कि मैं जो कुछ भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ, और मैंने जो कुछ भी वीडियो में शूट किया है थोड़ा थोड़ा, पूरी डिटेल से तो नहीं शूट कर पाई हूँ। आप लोगों को पता है कि ऐसे में वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अपने कल्चर के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे ऐसा ये सब होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे बाबूराम भाई जी जब देहरादून से सांगला में यहाँ पे आए घर में, तो उससे पहले उनके 2 सिजेरियन हो चुके थे। एक सिजेरियन हुए 1 साल हो गया था। तो फ्रेंड्स, हमारे बाबूराम भाई जी का जो दूसरा सिजेरियन हुआ था उसको हुआ 1 महीना ही हुआ था कि वो देहरादून से सांगला के लिए स्कूटी पर आ गए थे। चलो, अच्छी बात है आना घर पे। उनको ऐसा रहता है कि मैं कब अपने घर वालों से मिलूं, कब अपने आस पड़ोस रिश्तेदारों से मिलूं, और वही उनका इस बार भी था। वो सर्दियां काटने के लिए इस बार आए थे, तो बहुत अच्छा था। और आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखाया भी था, कुछ टाइम की पहले की वीडियो जो है, गिन्नी को स्कूटी सिखा रहे थे, और आप लोगों ने देखा भी था कि उसी टाइम वो घर पे आए थे और आते ही गिन्नी को स्कूटी सिखाने में लग गए थे, और गिन्नी को स्कूल भी ड्रॉप किया करते थे मॉर्निंग में। तो आते ही वो सबसे मिले, सबसे, ऐसा कोई नहीं रहा जिससे वो मिले नहीं। जहां जहां उन्होंने जाना था वहां वहां वो गए, बहुत जगह वो गए। यहाँ तक कि आज तक हमारी सांगला वैली के सांगला कंडे में कोई टूरिस्ट, कोई लोकल यहाँ से स्कूटी या बाइक पे नहीं गया है, लेकिन हमारे बाबूराम भाई जी अपनी स्कूटी को लेकर सांगला कंडे में मंझले भाई जी से मिलने के लिए भी गए। आज तक कभी नहीं गए थे, लेकिन इस बार पता नहीं क्या था कि उनके मन में ऐसा आया कि स्कूटी पर ही वो सांगला वैली के सांगला कंडे में मंझले भाई जी से मिलने के लिए भी गए। और स्कूटी पर हम खुद हैरान हो गए कि वहाँ तो 4x4 ही जाता है और तो कुछ भी नहीं जाता है, स्कूटी कैसे वहाँ तक पहुँच गई। और रोड इतना, स्टैंड बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, जाने को थोड़ा हिम्मत करनी पड़ती है जिसने गाड़ी भी ले जानी होती है कि कैसे मोड़ काटना, कैसे वो करना। लेकिन हमारे बाबूराम भाई जी के 2 सिजेरियन होते हुए भी उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो वहाँ तक पहुँच गए। तो उनकी हिम्मत की तो पहले दाद देनी चाहिए कि इतनी हिम्मत उन्होंने दिखाई, तो सबसे वो मिले। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी जो उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं वो भी तारीफे काबिल है। बहुत से सब लोग जानते हैं कि हमारी सांगला वैली के बैरिंगनाग टेम्पल में भागवत कथा रखी गई थी, जिसमें उन्होंने 56 मिष्ठान भोग तैयार किए थे। आप लोगों को पता ही है कि 56 मिष्ठान भोग तैयार करना कितना मुश्किल का काम है, सोचना भी मुश्किल का काम है कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने 56 मिष्ठान भोग तैयार किए थे भागवत कथा में। तो मैं मतलब बोल भी नहीं पा रही हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। वैसे मैंने बहुत हिम्मत की है ये वीडियो बनाने के लिए, ताकि मेरे आंसू ना आए आप लोगों को ये वीडियो बताते हुए। सॉरी करती हूँ, मैं तभी बोल पाऊंगी अगर मैं अपने आप को स्ट्रांग रखूंगी। तो मुझे कंट्रोल करना है ताकि मैं आप लोगों के साथ अपनी बात रख सकूं और
आप लोग मेरी बात को सुने, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। तो फ्रेंड्स, उनको 10-15 दिन ही हुए थे अभी आए हुए। उनकी तारीफें तो मैं गिनने लगूंगी ना तो कम पड़ जाएगा, ये वीडियो बहुत लंबी भी हो जाएगी। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ी छोटी ही बनाऊं, लेकिन छोटी नहीं बन पाएगी, ये बड़ी ही बन जाएगी शायद। तो फ्रेंड्स, 10-15 दिन ही हुए थे बाबूराम भाई जी को आए हुए कि एक दिन रात को खाना खा के वो अपने रूम पर चले गए थे और उनकी तबीयत वहाँ पे अचानक खराब हो गई। तो जैसे ही हमें पता चला, तो फ्रेंड्स उनकी उल्टियाँ इतनी भयानक थी, इतनी जोर से उन्होंने उल्टियाँ की थी कि उनके पेट का पूरा ही सिस्टम हिल गया। जो उनको स्टंट पड़े हुए थे वो हिल गया। आप लोगों को पता है कि ऑपरेशन किए हुए इंसान को अगर खांसी भी आती है तो ऑपरेशन के लिए ठीक नहीं होता है। वो तो उल्टियाँ कर रहे थे, जिस वजह से उनका पेट का पूरा ही सिस्टम हिल गया और हम लोग उनको तुरंत सांगला वैली के हॉस्पिटल में ले गए। और वहाँ पे आप लोगों को पता है कि हमारा सांगला वैली का जो हॉस्पिटल है वो बहुत छोटा है। वहाँ पे फर्स्ट एज तो देनी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने कहा कि ये मेरे करने का कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो बन पड़ता था वो सब किया, उनको पेन किलर वगैरह दिए। तो यहाँ से उन्होंने सीधा रेफ़र कर दिया रामपुर के लिए। और जैसे ही रामपुर ले गए, पता नहीं कैसे कैसे तो पहुंचे। आप लोगों को पता है कि हमारे रोड आजकल कितने ख़राब है, ले जाना भी कितना मुश्किल है। यहाँ से बहुत टाइम लग जाता है हॉस्पिटल तक किसी पेशेंट को ले जाने में। तो रामपुर ले गए, रामपुर में भी कोई इलाज नहीं था। रामपुर से सीधा रेफर शिमला के लिए। तो शिमला पहुँचाते पहुँचाते उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। शिमला तक जब जैसे ही वो पहुंचे, उनका बीपी लो हो चुका था, बिल्कुल भी बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो वहाँ से देहरादून से दीदी दिव्या सब आ चुके थे, रात को ही पहुँच गए थे। और ये सब दिवाली से 2 दिन पहले ही हुआ था। आप लोगों को पता है कि दिवालियाँ भी आ रही थी और बच्चे भी घर में आए थे। अंशु की भी मैंने वीडियो शेयर की थी, लक्ष्य भी आया था, दिनेश भाई जी लेके आए थे, वो सब मैंने शेयर किया था। तो हम सब खुश थे कि दिवालियाँ आ रही है और ऐसा। और हमें तब भी यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे बाबूराम भाई जी के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। हमने सोचा उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अगर एक इंसान के 2-2 ऑपरेशन हुए हैं तो तीसरा ऑपरेशन होके भी वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन उनका ऑपरेशन तब होता अगर उनका बीपी कंट्रोल में आता। उनका बीपी कंट्रोल में ही नहीं आया और वो आईसीयू में बस एक ही रात रहे और दूसरे दिन वो अपनी जिंदगी की जंग को हार गए। उन्होंने बहुत कोशिश की थी इस जंग को जीतने की। आप लोग खुद ही सोचिए, जो इंसान सांगला से इतनी दर्द को झेलता हुआ शिमला तक पहुंच जाता है, वो कितना कितना सहनशील होगा, कितना कष्ट उसने सहा होगा, कैसे वो वहां तक पहुंचा होगा। तो बहुत बुरा लगा कि वो हॉस्पिटल पहुंच गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। वो अपनी ज़िंदगी की जंग को हार गए। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो फ्रेंड्स, शिमला से उनको अंतिम दाह संस्कार के लिए घर में ला दिया गया और अगले दिन ही उनका अंतिम दाह संस्कार कर दिया गया। और उसके बाद जो हमारे घर में क्या क्या यहाँ के कल्चर में होता है वो सब थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाती है, फिर भी आप लोग हमारे यहाँ के कल्चर के बारे में जानेंगे कि क्या क्या हमारे कल्चर में रहता है। तो करते हैं इससे आगे की वीडियो की शुरुआत। मैं वॉइस ओवर करके ही आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा ही शूट किया है। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बाबूराम भाई जी के अंतिम दाह संस्कार के 2 दिन बाद की है। यहाँ पे हमारे दीदी यानी हमारे बाबूराम भाई जी की मिसिज वाइफ यहाँ पे थुनिंग लगा रहे हैं। तो ये अलग अलग दिन अलग अलग अनाज का बनाना पड़ता है। एक दिन हमारे फाफड़े के अनाज का, एक दिन ओल्गो अनाज का और कभी चावल का। तो इस तरह से ये हमारे पितरों को इस तरह से खाना दिया जाता है क्रियाक्रम तक। तो क्रियाक्रम हमारे किन्नौर में 11वें दिन होता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये थुनिंग क्या बोल रही हूँ। थुनिंग हमारे किन्नौर में पितरों को जो खाना दिया जाता है उसको बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे ज्ञानराधा दीदी यानी मेरी बड़ी जेठानी जी छोटी जेठानी कृष्णा दीदी को बता रहे हैं कि कैसे करना है, इसको थुनिंग को कैसे लगाना है। तो दीदी यानी कृष्णा दीदी हमारे बाबूराम भाई जी की वाइफ, तो वो लगा रहे हैं ये थुनिंग। तो फ्रेंड्स, थुनिंग लगाने के बाद आप लोग देख सकते हैं अब धूप दिया जा रहा है दुरिच से। तो ये हमारा लोकल धूप है। हम लोग इसी को ही ऐसे ऐसे कामों में इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोकल धूप ही हमारे यहाँ पे दिया जाता है। और साथ में ब्रह्म कमल की पत्तियाँ, ब्रह्म कमल भी हमारे यहाँ पे पूजा में बहुत काम आता है। और इसके साथ साथ शाम होते ही हमारे यहाँ पे कथा लगाई जाती है
सब पड़ोसी, सब गांव वाले, सब रिश्तेदार कथा सुनने के लिए आते हैं। तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी कम ही लग रहे हैं, तो किसी दिन कम हो जाते हैं, किसी दिन ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, पूजा में बाल भोग लाते हैं और फिर बाल भोग लेकर भी जाते हैं। तो इस तरह से ये गरुड़ पुराण लगाया जाता है और साथ में आरती की जाती है। पार ब्रह्मा परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तो फ्रेंड्स कथा सुनने के बाद फिर सब में प्रसाद बांटा जाता है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मेरी नाम राशि मंजू भी आई है कथा सुनने के लिए। क्या क्या मिला तेरे को? तो फ्रेंड्स जो हमारे यहाँ पे प्रसाद दिया जाता है वो अलग अलग तरह से होता है। सब गांव वाले अलग अलग तरह से ये प्रसाद लाते हैं, कोई केले, कोई बिस्किट, कोई मूंगफली, कोई चने। और यहाँ पे रीना सब में चाय दे रही है जो भी कथा सुनने वाले आए हैं। और इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या काम किया जा रहा है। तो ये है अखरोट की गिरियाँ जिनको पुराने ज़माने की मशीन में पिसाया जा रहा है। तो यहाँ पे लक्षु, दिनेश भाई जी, बड़े भाई जी, गोविंदा सी बोरे और मैं लगे हैं पिसाने के लिए। बाकी और फैमिली भी अपना अपना और काम कर रहे हैं, सब लोग बिज़ी है काम में। तो ये अखरोट की गिरियाँ 2 दिन पहले ही सांगला वैली के हमारे गांव के सब गांव वालों ने मिलजुल कर तोड़ी थी। और हमारे यहाँ पे लकड़ी निकालने का भी रिवाज होता है। जब गांव में कोई गुजर जाते हैं तो उनके घर में सब गांव वाले मिलकर लकड़ी निकलवाने के लिए जाते हैं जंगल से। लेकिन हमारे घर का रिवाज आप लोगों को बताऊं तो हम लोगों ने आज तक कोई लकड़ी नहीं निकाली है जंगल से, बल्कि हमने लगाई है। तो 100 पौधे हमने इस बार भी लगाए हैं सब गाँव वालों के साथ मिलजुल कर। तो पौधे लगाना अच्छी बात है, काटना अच्छी बात नहीं है, पर क्या करें, ज़रूरत के मुताबिक काटना भी पड़ता है। तो किसी के घर में लकड़ी नहीं भी होती है तो इसलिए उनको काटनी भी पड़ती है। तो फ्रेंड्स हमारे सांगला गांव के लोगों की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। जब भी किसी के घर में इस तरह से कुछ होता है तो एकजुट होकर सब लोग मिलजुल कर काम करवाते हैं। और ये सब मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई वीडियो में कि किस तरह से वो सब काम कर रहे थे, तो सॉरी करती हूँ, पर मैं अपने मुँह से ही तारीफ़ कर रही हूँ। माफ़ी भी चाहूँगी, पर बनती भी है, तारीफ़ काबिल है हमारा गांव, क्योंकि जिस तरह से हेल्प करवाई गई है तो धन्यवाद करना चाहूँगी सभी का। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत हेल्प करवाई है। तो फ्रेंड्स एक बात और आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो पुराने ज़माने की मशीन है, पहले ऐसी ही मशीनों में कुछ भी पिसाया करते थे। तो इसमें पिसाने का जो फ़ायदा है इन अखरोट की गिट्टियों का, वो ये है कि अखरोट की गिट्टियाँ लॉन्ग टाइम तक इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। हम लोग नमकीन चाय के लिए ये पिसा रहे हैं, तो क्रियाक्रम के दिन के लिए ये पिसाई जा रही है। बाकी जो बचेगी उसको हम लोग बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी लंबे समय तक चल पड़ती है। और इसको हम लोग एक डब्बे में पैक करके इस तरह से भर के रख देंगे और ज़रूरत के मुताबिक इसको यूज़ करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट किन्नौर एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे पंडित नहीं बिठाए जाते हैं, वहाँ पे लामा जी बिठाए जाते हैं। बौद्धिस्ट को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो हमारे भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लामा जी आए हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पोथियाँ पढ़ी जा रही है, थोड़ी पूजा पाठ की जा रही है। तो ये 108 यहाँ पे दीपक शाम को जलाए जाएंगे। तो दीपकों में घी भर दिया गया है और ये पूजा की जाती है। मरणोपरांत आदमी की आत्मा की शांति के लिए ये पूजा पाठ किया जाता है। तो हॉल में अभी यहाँ पे लामा जी बैठे हैं, 1 दिन का ये पाठ किया जा रहा है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे बाबूराम भाई जी की तस्वीर यहाँ पे हॉल में। तो ये बचपन की तस्वीर है, जब ये 6th-7th क्लास में पढ़ते थे और उस टाइम ही ये घर से चले गए थे। फिर 20-25 सालों के बाद ये घर वापस आए थे और उसके बाद ये लगातार आते रहे। लेकिन इस बार वो जब आए तो वापस आने के लिए नहीं आए,
हमेशा के लिए ही हम सबको छोड़कर चले गए। तो फ्रेंड्स ये देखिए लामा जी ने एक और ये मिट्टी के कुछ बनाए हैं, तो इसका नाम मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये भी बाबूराम भाई जी की आत्मा की शांति के लिए ही बनाए गए हैं। तो ये बनाना बोला है लामा जी ने। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे ये सब किया जाता है मरणोपरांत। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये आटा गूंदा जा रहा है क्रियाक्रम के लिए। तो क्रियाक्रम से पहले वाला मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो ये क्रियाक्रम के लिए तैयारियां की जा रही है। पहले दिन शाम की ये वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत सा आटा गूंद के रखना पड़ता है, तो सब गांव वाले मिलकर यहाँ पे ये आटा गूंद रहे हैं और सब लोग कुछ ना कुछ काम यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत सा काम पहले दिन रहता है और पहले दिन में ही हलवा भी हमारे यहाँ पे बना दिया जाता है। इससे पहले हम लोग बिना छौंका किया हुआ खाना खाते हैं, यानी कि दाल सब्जी में छौंका नहीं लगाते हैं। बिना तड़के का दाल सब्जी हमारे यहाँ पे खाई जाती है 11 दिन तक। और क्रियाक्रम से पहले दिन की शाम को हलवा बना दिया जाता है, पूजा कर दी जाती है और फिर हम सब लोग फिर छौंके वाली जो भी होता है वो सब बना लेते हैं। जैसे पहले बनाया करते थे उस तरह से ये बनाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हौदो बनाए जा रहे हैं पानठंग में। तो यहाँ पे नाने वगैरह दीदी वगैरह सब लोग यहाँ पे ये हौदो बना रहे हैं। ये हमारे फाफड़े के अनाज के चिलटे हैं जिनको बनाया जा रहा है अभी। और आज क्रियाक्रम से पहले दिन सब गांव वालों को, जितने भी यहाँ पे काम करने वाले आए हैं, सब लोग खाना खाकर ही यहाँ से जाएंगे। ये 17 नवंबर की शाम की वीडियो है जो मैं आज आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगले दिन 18 नवंबर को क्रियाक्रम है। अंदर लेडीज काम कर रही है और बाहर जेंट्स काम कर रहे हैं। तो ये देखिए जेंट्स का भी यहाँ पे काम तारीफ़े काबिल है। सब लोग जुटे हुए हैं अपने अपने कामों में। तो फ्रेंड्स ये 17 नवंबर की ये वीडियो है। तो कल क्रियाक्रम का दिन है और आज शाम से ही ये तैयारियां हो जाती है। यहाँ पे पूजा वगैरह कर दी जाती है। इससे पहले हमारे सब्जी दालों में छौंका नहीं लगता है, तो आज से पूजा होने के बाद छौंका लगना शुरू हो जाता है। तो ये दिव्या है हमारे बाबूराम भाई जी की बेटी, और ये भी उस दिन ही पहुंच गई थी जिस दिन हमारे भाई जी को लाया गया था शिमला से। तो अभी कल हरिद्वार के लिए निकलेंगे, तभी ये लोग भी साथ में जाएंगे। और रोड हमारे ब्लॉक है, अभी तक रोड खुले नहीं है और बहुत मुश्किल है। जिस तरह से हमें जाना था उस तरह से शायद नहीं जा पाएंगे। तो कल ही बताऊंगी आपको 18 नवंबर को कि क्या होगा, कल कैसे पहुंचेंगे। और अभी जो तैयारियां चली है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ब्लॉग आज भी फिर कहती हूँ कि जिस तरह से शूट करना है वैसे नहीं कर पा रही हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो फ्रेंड्स इसके साथ साथ आप लोगों को दर्शन भी करवा देती हूँ हमारी सांगला वैली के किन्नर कैलाश के, जो 17 नवंबर की शाम को बहुत ही दुर्लभ नज़र आ रहा था, बहुत ही प्यारा। तो फ्रेंड्स हमारे जो शुरू के 10 दिन रहते हैं हरिद्वार जाने से पहले, यानी क्रियाक्रम से पहले, पड़ोसी ही सब काम करके देते हैं। घर वालों से कोई काम नहीं करवाते हैं। तो सब कुछ खाना वगैरह सुबह शाम जितना भी होता है पड़ोसी ही करवाते हैं। हाँ ये बात अलग है कि कभी कभार नहीं हो पाता है तो खुद भी करते हैं। वैसे ज़्यादातर मतलब हमारे पड़ोसी ही इसमें साझेदारी रहते हैं, तो वही बहुत हेल्प करवाते हैं और हेल्पफुल है भी। तो फ्रेंड्स एक बात और हमारे यहाँ की आप लोगों को तारीफ़े काबिल बताती हूँ कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पानठंग में हमारे माता जी और साथ में हमारे बाबूराम भाई जी की वाइफ और साथ में उनकी बेटी दिव्या बैठे हैं। तो गांव वाले रिश्तेदार सब बातचीत करने के लिए आ रहे हैं और दिलासा देते हुए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे आदमी मरने के उपरांत ज़्यादा रोया नहीं जाता है। बोलते हैं कि उस इंसान की आत्मा को ठेस पहुँचती है, उसको आगे का रास्ता अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसलिए ज़्यादा रोया नहीं जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने स्ट्रॉन्ग दिल से यहाँ पे दीदी और माता जी सब लोगों से बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक बात और आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे यहाँ पे दाह संस्कार के बाद जो अस्थियाँ उठाई जाती है, फूल हम लोग इनको बोलते हैं। तो ये देखिए इस टोकरी में हमारे बाबूराम भाई जी की अस्थियाँ हैं। तो इनको हम लोग पानठंग में ही रखते हैं। दाह संस्कार के तुरंत बाद हरिद्वार नहीं ले जाया जाता है, हमारे यहाँ पे ऐसा रिवाज है। इनको क्रियाक्रम के अगले दिन मॉर्निंग में ले जाया जाता है। हरिद्वार भी उसी दिन जाया जाता है और मुंडन भी उसी दिन होता है। सब कुछ वहाँ पे किया जाता है पंडित जी के द्वारा। तो जो भी क्रियाक्रम तक बन पड़ता है वो हम लोग अपने घर में ही करते हैं। तो यहाँ पे हमारे रवि वैसा कथा सुना रहे हैं और सब लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये 18 नवंबर की वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस वक्त सब लोग इमोशनल हैं और मैं वॉइस ओवर करके ही आप लोगों को ये सारी वीडियो को बता रही हूँ, क्योंकि उस वक्त
इस तरह से बातचीत करना असंभव था। तो ये देखिए अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई है और ये 18 नवंबर की मॉर्निंग में गाड़ी हरिद्वार के लिए जा रही है, लेकिन रोड ब्लॉक होने की वजह से हमारी गाड़ी ब्लॉक तक ही जाएगी। नहीं तो हमारा भी प्लान था हम सब पूरी फैमिली का जाने का। तो अभी हमारे बड़े भाई जी ही अस्थियां लेकर हरिद्वार के लिए जा रहे हैं, साथ में दिव्या और हमारी कृष्णा दीदी, बाबूराम भाई जी की वाइफ। तो सब मॉर्निंग में इनको विदाई देने के लिए गेट तक जा रहे हैं और साथ में दिनेश भाई जी ब्लॉक तक इनको छोड़ के आएंगे, उससे आगे गाड़ी बुकिंग करके जाना पड़ेगा। और ये मॉर्निंग 5 बजे की वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं अंधेरा भी बहुत ज़्यादा है और आजकल तो 6 बजे तक अंधेरा रहता है, रातें लंबी होनी शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स वैसे तो क्रियाक्रम से अगले दिन मॉर्निंग में हरिद्वार के लिए जाया जाता है, लेकिन हमें एडवांस में जाना पड़ रहा है क्योंकि 20 तारीख से 20 नवंबर से पंचांग है और उसके बीच में ऐसे नहीं घर से निकला जाता है। तो इसलिए क्रियाक्रम के दिन 18 नवंबर की मॉर्निंग में ही हरिद्वार के लिए निकल पड़े हैं। और इसके साथ साथ जब अस्थियों को पानठंग से बाहर निकाला जा रहा था तो हमारी माता जी ने इमोशनल होके क्या कहा वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अस्थियां ले जाते हुए ये बात हमेशा बोली जाती है कि अब आपका इस घर में, इस समाज में, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, अब आपको हम यहाँ से विदाई देने जा रहे हैं। तो ये बोलना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, माता जी ने कहा कि अब आपको यहाँ से जाना होगा, आपका यहाँ कुछ नहीं रहा है, अब आप आगे देखिए अपना रास्ता। तो फ्रेंड्स 18 नवंबर की मॉर्निंग में हरिद्वार निकलने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के बाद सब गांव वाले, सब रिश्तेदार, सब पड़ोसी पहुँच चुके हैं पोल्टू बनाने के लिए। तो आज के दिन ये सब बनाया जाता है और उसके बाद फिर हमारा ये सब कुछ खुल जाता है, यानी कि हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। नहीं तो इससे पहले हम लोग कुछ भी नहीं इस तरह से बनाते थे। तो ये देखिए चिलटे यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स सब लोग अपने अपने कामों में बिज़ी हैं, कोई ब्रेकफास्ट देने में बिज़ी हैं, तो कोई चाय देने में बिज़ी हैं, तो कोई पोल्टू बनाने में बिज़ी हैं। तो फ्रेंड्स नीचे पोल्टू बन रहे हैं और हम लोग आ गए हैं 3rd फ्लोर में थुनिंग लगाने के लिए। तो आज लास्ट दिन है थुनिंग लगाने का, तो क्रियाक्रम तक ही ये थुनिंग लगाया जाता है। तो आज पूरे ख़ानदान वाले सब यहाँ पे थुनिंग लगाएंगे। थुनिंग मतलब पितरों को भोजन कराएंगे। आज क्रियाक्रम के दिन मर्दों के हाथों से ही पोल्टू बनवाए जाते हैं क्योंकि पितरों को मर्दों के हाथों से ही ये सब भोजन लगता है। तो सब गांव वाले, बच्चे, बूढ़े, जवान सब लगे हैं ये पोल्टू बनाने के लिए, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स पितरों के लिए जो खाना बनाया जाता है वो मर्दों के हाथों से ही बनाया जाता है। बोलते हैं कि मर्दों का हाथ अगर नहीं लगा तो ये खाना नहीं लगता है, तो इसलिए मर्द ही ये पोल्टू बना रहे हैं। और आज ही हमारे सभी देवी देवताओं की पूजा भी की जाती है। तो यहाँ पे हमारे चासंग नाने लगे हैं पोल्टू से पूजा करने के लिए हमारे इष्ट देवों की और साथ में हमारे कुल देवता जी की। तो फ्रेंड्स इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे क्रियाक्रम वाले दिन एक कार्य और होता है कि जितने भी रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले, गांव वाले आते हैं वो सब यहाँ पे पैसे लगाते हैं, जिनको हम लोग लिख के भी रखते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा गरीबी हुआ करती थी। मरणोपरांत किसी के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो बस का किराया अवेलेबल कर सके हरिद्वार जाने के लिए, अस्थियां बहाने के लिए। तो ये पहले से चला आ रहा ऐसा रिवाज है, तो इसलिए ये पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और थोड़ी हेल्प भी हो जाती थी। और अभी तक वो रिवाज ऐसे ही बना हुआ है, खासकर किन्नौर में। बाकी बाहर का मुझे भी नहीं पता कि होता है कि नहीं होता है। तो हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ये रिवाज अभी भी कायम है। तो फ्रेंड्स यही मैं आप सभी को बताना चाहती थी कि कुछ इस तरह से रहता है हमारे किन्नौर का ये रिवाज। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ।